Good morning, welcome. Today's topic for the video session is reissue of forfeited shares. We will understand the meaning and the complete journal entries for this concept. So let's start. Here we have the meaning of reissue of forfeited shares. In the previous video session, we have discussed the complete process for the forfeiture of shares, and in this video slide we will understand the complete procedure for the reissue of those forfeited shares. So, Board of Directors have right to reissue the forfeited shares at par, at premium और at discount. प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने समझा था कि जब कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी पे करने में फेल हो जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस शेयर होल्डर के शेयर को कैंसिल कर देते हैं, फॉरफिट कर देते हैं। एंड इसी के साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये राइट मिल जाता है कि वो उन फॉरफिट किए हुए शेयर्स को मार्केट में फिर से री इशू कर सकते हैं, दोबारा से उन्हें इशू कर सकते हैं पार पर, प्रीमियम पर या फिर डिस्काउंटेड वैल्यू पर। एंड हमें यहाँ ये बात नोटिस करनी होगी कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन फॉरफिट किए हुए शेयर्स को री इशू करते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू पर, देन जो डिस्काउंट का अमाउंट है दैट कैन नॉट बी एक्सीड द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन सच फॉरफिटेड शेयर्स। ये डिस्काउंट की वैल्यू, डिस्काउंट का अमाउंट इंक्रीज़ नहीं हो सकता है जो अमाउंट हमें शेयर होल्डर से मिल चुका है। इट मीन्स फॉरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस हम डालते हैं उस बैलेंस से ज़्यादा डिस्काउंट हम इशू नहीं कर सकते। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर दिस स्टेटमेंट। If a share of ₹100 on which ₹30 has already been received is forfeited and reissued at discount, then the amount of discount should not be more than ₹30. It means the amount of such reissued forfeited shares cannot be less than ₹70. एग्जाम्पल में हमें बताया हुआ है कि एक शेयर है जिसका प्राइस है ₹100, एक शेयर की वैल्यू है ₹100 और इस ₹100 के एक शेयर पर कंपनी को ₹30 रिसीव हो चुके हैं। कंपनी ये ₹100 का एक शेयर फॉरफिट कर लेती है और फिर इसे डिस्काउंटेड वैल्यू पर री इशू कर देती है। अब बिकॉज़ हमें इस एक शेयर पर शेयर होल्डर से ₹30 रिसीव हो चुके थे, तो अगर कंपनी डिस्काउंट पर इस शेयर को इशू करती है मार्केट में तो कंपनी ₹30 से ज़्यादा का डिस्काउंट मार्केट में नहीं दे सकती इस शेयर पर। मीन्स कम से कम इस शेयर की वैल्यू ₹70 तो होनी ही चाहिए। So this is overall a simple meaning for the reissue of forfeit shares. Now let's understand the journal entries for various cases. Firstly, we will understand the journal entries for forfeited shares reissued at par. What if कि अगर कंपनी फॉरफिट किए हुए शेयर्स को पार वैल्यू पर इशू करती है, देन द जर्नल एंट्री वी विल पास इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बिकॉज शेयर जो फॉरफिट किए थे उन्हें री इशू किया जा रहा है तो अब कंपनी की शेयर कैपिटल फिर से इंक्रीज़ हो जाएगी और कंपनी के पास मनी आएगा, सो बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, डेबिट कर देंगे, एंड कैपिटल भी कंपनी की इंक्रीज़ हो रही है, इसे क्रेडिट कर देंगे। So narration is, if the forfeit shares are issued at par, then we will pass this journal entry. Next case is the journal entries for forfeited shares reissued at premium. What if अगर कंपनी फॉरफिट किए हुए शेयर्स को री इशू करे प्रीमियम वैल्यू पर, तो एंट्री जिस तरह से हम नॉर्मली पास करते आए थे प्रीमियम के लिए वही एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम का जो वैल्यू होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। देखिए ये कोई फ्रेश इशू नहीं है, हम फॉरफिट किए हुए शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। सो इसलिए री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के कंसेप्ट में कोई एप्लीकेशन या अलॉटमेंट का पॉइंट नहीं आता है। हम डायरेक्टली टोटल शेयर की वैल्यू से बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं इस सिचुएशन में। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट केस। दिस इज जर्नल एंट्रीज फॉर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। ये पॉइंट है हमारा जब हमने शेयर्स को ओरिजिनली मीन्स इन द वेरी बिगिनिंग कंपनी ने शेयर को डिस्काउंट पर ही इशू किया था और फिर हमने उन शेयर्स को फॉरफिट किया और अब हम उन डिस्काउंट पर इशू किए गए शेयर्स जिन्हें हम फॉरफिट कर चुके हैं उन्हें मार्केट में री इशू करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट। सो इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट to share capital account. Let's understand this journal entry with the help of another example.
Here we have one share जिसकी वैल्यू है ₹100 विच वॉज ओरिजिनली इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4। एक शेयर है कंपनी का जिसकी एक शेयर की वैल्यू ₹100 की है, ₹100 की। कंपनी ने इस शेयर को ₹4 के डिस्काउंट पर इशू किया था। इट मीन्स ₹96 में ये शेयर इशू किया गया था। कंपनी इस शेयर को फॉरफिट कर लेती है एंड देन कंपनी इस फॉरफिट किए हुए शेयर को री इशू करती है ₹94 में। फॉरफीचर ऑफ शेयर का कंसेप्ट हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने स्टिल यू हैवंट सीन दैट वीडियो देन प्लीज़ गो थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज तभी आपको ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स वो बेटर क्लियर हो पाएगा। सो अब कंपनी इस एग्जाम्पल में ₹100 का शेयर जो ₹96 में इशू किया गया था उसे फॉरफिट करके री इशू करती है ₹94 में। सो बिकॉज शेयर ₹94 में इशू किया जा रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा ₹94 से। शेयर डिस्काउंट अकाउंट में हम वही अमाउंट डालेंगे जो कंपनी ने ओरिजिनली डिस्काउंट इशू किया था। सो ओरिजिनल डिस्काउंट कंपनी का ₹4 का था, सो ₹4 हमारा शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। नेक्स्ट है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट हम डेबिट करेंगे उस बैलेंस से जो कंपनी अब एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट दे रही है। सो शेयर को इन द वेरी बिगनिंग ₹96 में इशू किया गया था, बट अब कंपनी उस फॉरफिट किए हुए शेयर को री इशू कर रही है 94 में। इट मीन्स अब कंपनी फिर से ₹2 का डिस्काउंट दे रही है। तो ये ₹2 हमारा ओरिजिनल डिस्काउंट नहीं है, ये हमारा फॉरफिट करने के बाद कंपनी डिस्काउंट दे रही है। सो इस बैलेंस को हम फॉरफीचर अकाउंट से निकालेंगे। आपको अगर याद हो कि हम फॉरफीचर के टाइम पर एंट्री किया करते थे जिसमें हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करते थे और उसमें हमने बैलेंस डाला था जो हमें शेयर होल्डर से ऑलरेडी रिसीव हो चुका होता है। सो अब कंपनी जब उन फॉरफिट किए हुए शेयर्स को री इशू कर रही है तो उन फॉरफिट किए हुए शेयर को अगर डिस्काउंट पर इशू किया जा रहा है एडिशनल डिस्काउंट पर, तो वो एडिशनल डिस्काउंट कंपनी उसी फॉरफीचर के बैलेंस फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस से निकालेगी जो कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका होता है शेयर होल्डर से। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में हमारा एडिशनल डिस्काउंट है ₹2 का, तो ये ₹2 हम फॉरफीचर अकाउंट से निकालेंगे जिसके लिए हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। सो इसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट पे हमारे पूरे शेयर की फेस वैल्यू ही चली जाती है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू यहाँ पे आ जाता है, एक शेयर ₹100 का है। सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट ₹100। Try to solve some of the examples given in your book for the better understanding of this concept. So next we have, after the reissue of shares, the remaining credit balance of share forfeiture account is transferred to the capital reserve because it is a capital gain. देखिए कंपनी फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस को तब तक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं कर सकती जब तक कंपनी उन फॉरफिट किए हुए शेयर को मार्केट में री इशू नहीं कर देती। एंड अब अगर कंपनी उन फॉरफिट किए हुए शेयर को री इशू कर देती है, सो आफ्टर दिस री इशू ऑफ शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट का जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैपिटल रिजर्व में हम इसे इसलिए डालते हैं बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी, सो दैट इज़ द रीज़न we will treat it as a capital gain. So now the entry for the transfer will be share forfeiture account debit to share to capital reserve account. Forfeiture account का remaining balance capital reserve account में चला जाएगा. Transfer of share forfeiture account balance to capital reserve account. Let's understand the complete process with the help of a brief question. So here the question is, X Limited was registered with an authorized capital of ₹5 lakhs. डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी की कैपिटल है 5 लाख की, एक शेयर कंपनी का ₹10 का है। इट मीन्स नंबर ऑफ शेयर कंपनी के हो जाते हैं 50,000। 5 lakhs डिवाइडेड बाय ₹10 विल बी 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इट परचेज्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम Y for ₹2 lakhs and issued fully paid up shares to Y for purchase consideration. एक्स लिमिटेड कंपनी वाई से एक बिल्डिंग परचेज करती है, बिल्डिंग की वैल्यू है ₹2 लाख और वाई को ये ₹2 लाख के बदले में कंपनी शेयर्स इशू कर देती है, फुली पेड अप शेयर्स। नेक्स्ट है, इट इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द बैलेंस 30,000 शेयर्स पेएबल एज दिस। देखिए अगर बिल्डिंग परचेज करने के लिए वाई को शेयर्स दिए जा रहे हैं तो कितने शेयर्स दिए होंगे कंपनी ने। बिल्डिंग की वैल्यू है ₹2 लाख, कंपनी का एक शेयर है 10, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 इट मीन्स
कंपनी एक्स लिमिटेड ने वाई को 20,000 के शेयर्स इशू किए हैं। कंपनी के जो ऑथराइज्ड शेयर है वो थे 50,000 शेयर से कंपनी ऑथराइज थी। 50,000 शेयर से कंपनी ने 20,000 शेयर्स तो वाई को दे दिए हैं, इशू कर दिए हैं बिल्डिंग के कंसिडरेशन के लिए। एंड जो रिमेनिंग 30,000 शेयर हैं वो कंपनी पब्लिक में इनवाइट करती है। कंपनी के शेयर के प्राइस की वैल्यू है ₹10। कंपनी ने इनविटेशन के लिए ₹3 एप्लीकेशन पर मंगाया है, ₹3 अलॉटमेंट पर, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। सो इट मीन्स पूरे कंपनी ने 30,000 के शेयर्स पार वैल्यू पर इशू किए हैं। M, who had been allotted 500 shares, failed to pay first call and final call and his shares were forfeited. M एक पर्सन है, एक शेयर होल्डर है एक्स लिमिटेड का, जिसके पास 500 के शेयर्स हैं। M फेल हो जाता है, नहीं दे पाता है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। सो इस वजह से एक्स लिमिटेड M के 500 शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है और एक्स लिमिटेड ये 500 शेयर्स फॉरफिट करके मार्केट में री इशू करती है ₹9 की वैल्यू पर, ₹9 के प्राइस पर N को एज फुल्ली पेड शेयर्स। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सो दिस इज अ क्वेश्चन। लेट्स अंडरस्टैंड जर्नल एंट्रीज। First of all, we will pass the journal entries for purchase of building. So building is an asset, right? So asset अगर purchase की है एक्स लिमिटेड ने वाई से, so journal entries इसकी हो जाएगी building account debit with the amount of 2 lakh rupee to Y's account with the amount of 2 lakh rupee because Y is giver, right? So personal account के रूल के अकॉर्डिंग Y हो जाएगा credit and building purchase कर रहे हैं, so debit what comes in building account debit. सो नेक्स्ट इसके बाद वाई को एज अ परचेज कंसिडरेशन एक्स लिमिटेड शेयर्स पे कर रहा है, शेयर्स दे रहा है, राइट? सो वाइज अकाउंट डेबिट, नाउ वाई इज द रिसीवर फॉर द शेयर्स, सो वाइज अकाउंट डेबिट विद 2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर इशू करने से कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपी। आफ्टर दिस हम जर्नल एंट्रीज पास करना स्टार्ट करेंगे उन 30,000 शेयर्स के लिए जो एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं पब्लिकली। सो फर्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन के लिए बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000, 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, एप्लीकेशन पर ₹3 मंगाया है, सो 90,000। इसके बाद एप्लीकेशन मनी हमारा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी अलॉटमेंट की होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 बिकॉज अलॉटमेंट पे भी कंपनी ने ₹3 मंगवाए हैं, सो 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹3 ऑन अलॉटमेंट, सो इट विल बी 90,000। अब शेयर अलॉटमेंट सबसे पहले हम शेयर अलॉटमेंट की एंट्री में शेयर कैपिटल की एंट्री करते हैं, उसके बाद हमारे पास बैंक में मनी आता है पब्लिक के थ्रू। सो फर्स्ट एंट्री हमारी ये 5th नंबर पर एंट्री हमारी हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड नेक्स्ट हमारी हो जाएगी एंट्री बैंक में मनी रिसीव होने की, एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की। सो बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000। सो नाउ अलॉटमेंट के बाद टर्न आता है फर्स्ट कॉल का। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 60,000 रुपी बिकॉज फर्स्ट कॉल हमारी ₹2 की है एंड नेक्स्ट एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल के मनी रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए एम जो शेयर होल्डर था उसके पास 500 नंबर ऑफ शेयर्स थे, 500 शेयर्स पर हमें ₹2 फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ है, एम फेल हो गया है ये पेमेंट करने में। सो 500 पर ₹2 के अकॉर्डिंग ₹1,000 बनते हैं, इट मीन्स ₹1,000 हमारे बैंक में नहीं आए हैं। सो बैंक बैलेंस भी हम 60,000 ना डालकर 59,000 से एंट्री करेंगे। सो 30,000 पर अब हमें पूरे फर्स्ट कॉल के मनी ₹2 रिसीव नहीं हुए हैं, हमें 29,500 नंबर ऑफ शेयर्स पर रिसीव हुए हैं बिकॉज एम के 500 शेयर पर फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव नहीं हुआ है। सो 29,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, इट विल बी 59,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नेक्स्ट टर्न आती है फाइनल कॉल के लिए। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में अमाउंट पूरा फेस वैल्यू से ही जाता है। फाइनल कॉल हमारे ₹2 की है, सो 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, 60,000 ये कंपनी ने फाइनल कॉल बुलवा ली है। इसके बाद जब बैंक में बैलेंस आएगा फाइनल कॉल का तो एम के 500 शेयर पर हमें फाइनल कॉल भी रिसीव नहीं हुई है, सो ₹1,000 फिर से हमें कम रिसीव होएगा। 29,500 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹2 ऑन फाइनल कॉल, ये बैलेंस हमारा हो जाएगा 59,000 का। सो 59,000 से हमारी ये फाइनल कॉल की एंट्री भी हो जाएगी बैंक की। इसके बाद कंपनी डिसाइड करते हैं, एक्स लिमिटेड कंपनी डिसाइड करती है एम के ये 500 शेयर्स को फॉरफिट करने का। सो फॉरफीचर की एंट्री में
500 शेयर क्योंकि फॉरफिट किए जा रहे हैं, कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000। शेयर कैपिटल में हमेशा पूरा फेस वैल्यू तक ही अमाउंट जाता है, मीन्स जो कंपनी कॉल कर चुकी है, कॉल्ड अप अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स को। सो 500 नंबर ऑफ शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है और कॉल्ड अप है पूरा का पूरा 10 रुपये, कंपनी पूरे 10 रुपये बुलवा चुकी है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब हम वो क्रेडिट करेंगे जो हमें रिसीव नहीं हुआ है एम से फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ है 1000 रुपये पर, एंड फाइनल कॉल भी रिसीव नहीं हुआ है जिसके 1000 रुपये बनते हैं एम के 500 शेयर्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से जो हमें एम से रिसीव हो चुका है। एम से हमें एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुका है, तो 3 ऑन एप्लीकेशन एंड 3 ऑन अलॉटमेंट मीन्स टोटल 6 रुपये 500 शेयर्स पर मिल चुके हैं, तो 3000 का अमाउंट हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। ये हो गई है हमारी शेयर फॉरफिट करने की एंट्री। अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे री इशू के लिए, जो कि हमारे आज के वीडियो सेशन का कंसेप्ट भी है। सो कंपनी ये 500 शेयर को मार्केट में री इशू कर रही है ₹9 की वैल्यू से। बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे हम 500 मल्टीप्लाई बाय 9 रुपये मीन्स 4500। इसके बाद कंपनी ने के शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, बट री इशू किया जा रहा है 9 रुपये पर, मीन्स 1 रुपये का डिस्काउंट हो जाता है, राइट। सो ये डिस्काउंट हम कहाँ से निकालेंगे? फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस से निकालेंगे, क्योंकि अगर कंपनी पूरा का पूरा 10 रुपये बुलवा चुकी है, स्टिल कंपनी री इशू के टाइम पर एक एडिशनल डिस्काउंट दे रही है। री इशू के टाइम पर जब भी डिस्काउंट दिया जाता है, उस डिस्काउंट के बैलेंस को हम हमेशा ही फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस से ही निकालते हैं, और री इशू के टाइम पर जो कंपनी डिस्काउंट देती है, उस डिस्काउंट के अमाउंट की वैल्यू हमारे फॉरफीचर अकाउंट में जो टोटल बैलेंस है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस था 6000 का, यहाँ कंपनी 1 रुपये का डिस्काउंट दे रही है 500 के शेयर्स पर, मीन्स 500, राइट। सो डिस्काउंट का वैल्यू है 500, तो इस 500 से हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, मीन्स ये 500 का डिस्काउंट हम फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस से निकालेंगे। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो गया है 500 से। टू शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा फेस वैल्यू से जाएगा 5000 रुपये। री इशू की एंट्री हमारी पास हो जाती है। अब देखिए रिमेनिंग बैलेंस फॉरफीचर का कैपिटल रिजर्व में अब हम डालेंगे। फॉरफीचर में टोटल बैलेंस था हमारा कितना? 3000 का हमारा बैलेंस था फॉरफीचर में। 3000 के बैलेंस में से 500 का हमने डिस्काउंट में एडजस्ट कर लिया है, रिमेनिंग बच गया है 2500। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2500। सो इस तरह से हम फॉरफीचर अकाउंट के रिमेनिंग बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नोट है यहाँ पर, आउट ऑफ द टोटल शेयर्स फॉरफिटेड, कंपनी जितने भी शेयर्स फॉरफिट करती है, only the balance of reissued forfeited shares is transferred to capital reserve account। कंपनी ने टोटल जितने भी शेयर फॉरफिट किए हैं उनमें से हम उन्हीं शेयर के फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में डालेंगे जो शेयर कंपनी फॉरफिट के बाद मार्केट में फिर से री इशू कर चुकी होती है। अब इस क्वेश्चन में कंपनी ने 500 शेयर फॉरफिट किए थे और पूरे के पूरे 500 शेयर जो फॉरफिट हुए थे वो कंपनी ने री इशू कर दिए थे, तो हमने पूरा जो शेयर फॉरफीचर का रिमेनिंग बैलेंस है वो 2500 हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया था। बट अज्यूम कीजिए कि अगर कंपनी ने इन केस फॉरफिट किए होते हैं 500 शेयर्स, बट इन 500 में से अगर कंपनी सिर्फ 300 मार्केट में री इशू करती है, तो हम 300 शेयर के फॉरफीचर के बैलेंस को ही कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। रिमेनिंग 200 शेयर्स जो कंपनी ने अभी तक मार्केट में री इशू नहीं किए हैं, उन शेयर्स को हम उन शेयर के फॉरफीचर के बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। And accordingly this capital reserve will be recorded in the balance sheet under the head of reserve and surplus। फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस को जब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, सो इस कैपिटल रिजर्व को हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में रिकॉर्ड करते हैं। अब एक बार हम इस नोट के लिए एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें बेटर तरीके से ये क्लियर हो जाए। देखिए एग्जांपल है हमारे पास, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं ए लिमिटेड ने। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये। 7 कॉल्ड अप, कंपनी ने इस 10 रुपये के अमाउंट में से 7 रुपये अभी तक कॉल्ड अप किए हैं, 3 रुपये कॉल्ड अप नहीं किए हैं, नहीं मंगवाए हैं। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10, ये शेयर्स कंपनी ने प्रीमियम पर इशू किए हैं 2 रुपये का, और ये प्रीमियम इंक्लूड किया गया है अलॉटमेंट के टाइम पर। अब ये 1000 रुपये जो फॉरफिट किए हैं, किस लिए किए गए हैं फॉरफिट? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। एक फ़र्स्ट कॉल हमें रिसीव नहीं हुई है, ₹2 वैल्यू थी फ़र्स्ट कॉल की, इस वजह से हमने 1000 शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हैं।
Out of these, 600 shares were reissued at ₹7 paid up. इन 1000 शेयर्स में से कंपनी ने 600 शेयर्स मार्केट में री इशू किए हैं, 400 शेयर्स री इशू नहीं किए गए हैं। और री इशू कितने अमाउंट पर किए हैं? ₹7 के अमाउंट पर री इशू किए हैं। री इशू किए हैं ₹4 पर, ₹4 पर शेयर, ₹4 की वैल्यू पर कंपनी ने री इशू किए हैं, ₹7 हमारा कॉल्ड अप है। अब हम जनरल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे फॉर फ्यूचर करने के लिए। तो फॉर फ्यूचर 1000 शेयर्स हो रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 1000 नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉल्ड अप अमाउंट से। कॉल्ड अप अमाउंट है 7, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7000 से। इसके बाद हम क्रेडिट करेंगे जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, हमें फर्स्ट कॉल ₹2 की रिसीव नहीं हुई है। सो नंबर ऑफ शेयर है ₹1000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2000 हमारा 2 फर्स्ट कॉल अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद हम करेंगे 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट की एंट्री। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हमारा बैलेंस जाएगा जो शेयर होल्डर से रिसीव हो चुका है। देखिए ₹7 कॉल्ड अप थे, ₹2 नहीं मिले, इसका मतलब ₹5 मिल चुके हैं। तो सीधे सीधे 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5000 हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला गया। ये हो गई है कंप्लीट जनरल एंट्री फॉर फ्यूचर करने की। अब हम एंट्री पास करेंगे री इशू के लिए। 1000 शेयर फॉरफिट हुए थे, 1000 में से 600 शेयर्स री इशू किए गए हैं, तो री इशू की एंट्री भी 600 शेयर्स के लिए ही पास होगी। बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, 600 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1 शेयर पर ₹4 पर इशू किया गया है, तो 2400 से बैंक अकाउंट डेबिट। आप देखिए ₹7 कॉल्ड अप थे, राइट, और कंपनी ने री इशू किया है ₹4 पर, इसका मतलब ₹3 का कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। और ये डिस्काउंट का अमाउंट हम कहाँ से निकालते हैं? फॉर फ्यूचर अकाउंट के बैलेंस से निकालते हैं। सो 600 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹3 डिस्काउंट का हो जाता है 1800 से हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारा वही अमाउंट जाएगा जो कंपनी कॉल्ड अप कर चुकी है शेयर पर हमारे 600 शेयर री इशू हो रहे हैं, ₹7 पूरा कॉल्ड अप किया जा चुका था, तो 4200 हमारा चला जाएगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब ये री इशू के बाद हमें ये चेक करना है कि कैपिटल रिजर्व में फॉर फ्यूचर अकाउंट का कितना बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे। सो इसके लिए ये वर्किंग नोट देखिए। प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स था हमारा ₹5000। मीन्स जब कंपनी ने 1000 शेयर को फॉरफिट कर लिया था, तो फॉरफिट करने के बाद वो शेयर होल्डर जो हमें ₹5 के अकॉर्डिंग ₹5000 ऑलरेडी पे कर चुका था, वो अब कंपनी के हो गए, वो कंपनी शेयर होल्डर को वापस नहीं करती। तो इस तरह से 5000 कंपनी के लिए कैपिटल बेनिफिट हो गया है, राइट। सो कैपिटल प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स इज़ ₹5000। अब कंपनी ने 1000 में से मार्केट में री इशू किए हैं 600 शेयर्स। सो अगर 1000 शेयर पर बेनिफिट है ₹5000 का, तो 600 शेयर पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5000 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा हमारा 3000 का, राइट। सो 600 शेयर पर प्रॉफिट बनता है ₹3000। कहने का मतलब है कि अगर 1000 शेयर पर फॉर फ्यूचर के पूरा अमाउंट है ₹5000, तो 600 शेयर्स के लिए फॉर फ्यूचर अकाउंट में से कितना हिस्सा 600 शेयर्स का होगा? तो फॉर फ्यूचर अकाउंट का जो 5000 का बैलेंस था, उसमें से 3000 का जो अमाउंट है वो 600 शेयर्स के लिए होगा, राइट। अब 600 शेयर पर डिस्काउंट पर इशू करने पर लॉस हुआ था हमें 1800 का। इस 1800 के लॉस को भी हम 600 के फॉर फ्यूचर के बैलेंस में से ही एडजस्ट करेंगे। सो 600 शेयर्स पर फॉर फ्यूचर का बैलेंस है 3000। इस 3000 में से माइनस कर दो जो री इशू के टाइम पर कंपनी को लॉस हुआ है 1800 का, तो ये लॉस हमने इधर लेस कर दिया है। रिमेनिंग बैलेंस जो बचा 1200 का, ये हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1200 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1200। बिकॉज हमने अभी नोट में देखा था कि कंपनी सिर्फ उन्हीं शेयर के फॉर फ्यूचर अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकती है जो शेयर्स कंपनी मार्केट में री इशू कर चुकी है। और इस क्वेश्चन में ये क्लियरली हम देख सकते हैं कि 1000 शेयर फॉरफिट हुए थे, लेकिन 1000 शेयर पर फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस था 5000, वो पूरा 5000 हम कैपिटल रिजर्व में नहीं डालेंगे, हम सिर्फ उन्हीं शेयर्स का हिस्सा कैपिटल रिजर्व में डालेंगे जो कंपनी री इशू कर चुकी है। दैट इज़ द रीज़न कि हमने इस क्वेश्चन में 600 शेयर्स के लिए फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना बैलेंस है ये कैलकुलेट किया, और 3000 में से हमने 600 शेयर्स पर जो डिस्काउंट की वजह से लॉस हुआ था उसको माइनस करके रिमेनिंग बैलेंस 1200 कैपिटल रिजर्व में डाल दिया था। सो इस तरह से हमारा ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।
सी इन दिस वीडियो वी हैव जस्ट डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस. आपकी बुक में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिवन है उनकी प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको अकाउंट्स के इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे इन अ मच बेटर वे. सो कीप प्रैक्टिसिंग. दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Good morning, welcome.